आज़ादी के 75 साल, 4 बड़े युद्ध, 3 दमदार जीत और एक कभी न भूलने वाली करारी हार, जिसे चाहकर भी आज तक कोई भारतीय और भारतीय सैनिक भुला नहीं पाया है। 1962 में हुई इंडो-चीन वार, जिसमें 1000 से ज़्यादा भारतीय जवान घायल हुए और 1300 से भी ज़्यादा भारतीय सैनिक बॉर्डर पर युद्ध के दौरान शहीद हो गए। पर 1947 में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने वाली भारतीय सेना क्या अगले 15 वर्षों में इतनी कमजोर हो गई थी कि वो चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब न दे सकी? आखिर इस युद्ध में हार का क्या कारण था? इतिहासकार बताते हैं कि उस टाइम पर भारत की नेवी और एयरफोर्स चाइना से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऊपर से चाइनीज़ एयरफोर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वो हिमालय को पार करके भारत पर हवाई हमला कर सके। फिर भी इस वॉर में उस टाइम पर भारत ने इंडियन एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो हार का स्वाद चखने के लिए तैयार थे पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार नहीं थे? जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। पर इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो गलती उस टाइम के ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट्स के द्वारा की गई, जिससे भारत को इस वॉर में अक्साई चीन भी गंवाना पड़ा और हमारी इस कमजोरी का फायदा 1965 में पाकिस्तान ने भी उठाने की कोशिश करी। इस पूरे युद्ध की कहानी शुरू होती है 1949 में, जब पुरानी चाइनीज गवर्नमेंट को हराकर पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और इस तरह चाइना अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाने लगा। दरअसल ये पूरा रिवॉल्यूशन चाइना के एक फेमस लीडर माओ जेडोंग की वजह से हो पाया था और इस वजह से पीआरसी के गठन के बाद चीन की पूरी बागडोर माओ जेडोंग के हाथों में ही आ गई थी। लेकिन उन्होंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो इनलाई को इलेक्ट किया था। इधर 1950 में भारत भी एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और अब दोनों ही देश एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। अब चूंकि एशिया में ये दोनों ही देश एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ विश्व के नक्शे पर उभरे थे, इसीलिए अब ये दोनों चाहते थे कि अब ये दोबारा से किसी के गुलाम ना हो। इधर भारत भी चीन को अपने दोस्त के तौर पर देख रहा था और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चीन का दौरा भी किया था, जहां पंचशील समझौता हुआ और इसमें दोनों ही देशों ने 5 शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। पहला, दोनों ही देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का आदर करेंगे। दूसरा, दोनों ही देश आपस में भिड़ने से बचेंगे। तीसरा, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। चौथा, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करेंगे और पांचवा, दोनों देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। और इसी टाइम पर नेहरू जी की लीडरशिप में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी काफी फेमस हुआ था। अब मैं आपको ये सारी डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि आखिर चीन ने आगे चलकर कैसे इस एग्रीमेंट और प्यार मोहब्बत वाले नारे की धज्जियां उड़ा दी थी। दरअसल इस समझौते के 4 साल पहले ही चीन ने अपनी रंगत दुनिया को दिखानी शुरू कर दी थी, जब यहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जबरन तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत को न चाहते हुए भी चीन का इस बात पर समर्थन करना पड़ा था। उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को लेकर अपने एक बयान में कहा था कि चूंकि तिब्बत शुरू से ही चीन का अभिन्न अंग रहा है, इसी वजह से हम तिब्बत पर चीन के कब्जे को स्वीकार करते हैं। दरअसल नेहरू चीन से दोस्ती करना चाहते थे और ऐसे में तिब्बत पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया इस दोस्ती में दरार डाल सकती थी। During the invasion of Tibet, the attempted Chinese invasion of Tibet, Mr. Nehru sent rice to the Chinese soldiers. That is why they were able to conquer Tibet. You can look it up. I'm not inventing this story. It's all Chini bye bye. पर दूसरी ओर चीन ने भारत के पीठ पर खंजर भोंकने का काम जारी रखा। तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत और चाइना का जो बॉर्डर था वो अक्साई चीन वाले क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपस में जुड़ चुका था। एक तरफ तो चीन ने भारत के पंचशील समझौते पर साइन किए थे और दूसरी तरफ उसने भारत की ईमानदारी का फायदा उठाकर अक्साई चीन में चुपके से सड़कें बनाने शुरू कर दी थी, जिसका पता भारत को करीब 3 साल बाद लगा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्षेत्र ज्यादातर वीरान ही रहा करते थे और यहाँ पर कोई भी भारतीय सैनिक ज्यादा आया जाया नहीं करता था। तो इस तरह से ये इशू भारत चीन युद्ध का पहला कारण बना। इसके बाद 1959 में तिब्बत में आजादी को लेकर दलाई लामा की लीडरशिप में काफी भीषण आंदोलन शुरू हो गए थे, पर चीन किसी तरह इसे दबाने में कामयाब रहा और दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उस टाइम पर चीन चाहता था कि भारत दलाई लामा को शरण ना दे, क्योंकि उसको शरण देना चीन के लिए तिब्बत मुद्दे पर दलाई लामा को सपोर्ट करने के बराबर था। पर भारत ने चीन की बात न मानते हुए दलाई लामा को भारत में शरण दी, जिसके बदले के रूप में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र रचा। वहीं इस युद्ध के पीछे एक तीसरा कारण उस टाइम पर चीन में आई एक भयानक भुखमरी भी थी, जिससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए चीन ने भारत के खिलाफ जानबूझकर जंग छेड़ दी थी। उस टाइम पर जो चाइना था वो भारत के 2 रीजन्स पर बार बार अपना क्लेम जता रहा था। पहला तो अक्साई चीन और दूसरा NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चीन का कहना था कि ये जो NEFA वाला एरिया है ये तिब्बत में आता है और चूंकि अब तिब्बत पर उनका कब्जा है,
इसीलिए NEFA भी उनका ही है। और ये तर्क देकर वो वहां मौजूद मैकमोहन लाइन को पार करके भारतीय टेरिटरी के काफी अंदर तक घुस गए और यहाँ अपने पोस्ट एस्टेब्लिश करने लगे। और इधर जवाहरलाल नेहरू भी चुप कैसे बैठ सकते थे। तो पूरे भारत में चीन के विरोध में नारेबाजी चल रही थी और नेहरू पर काफी दबाव था कि वो चीन के खिलाफ कोई एक्शन ले। और इसी वजह से नेहरू ने यहाँ फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा लिया, जिसमें इंडियन आर्मी को ये छूट दे दी गई थी कि वो भी आगे बढ़कर चीन के बॉर्डर्स के पास जाके अपनी पोस्ट एस्टेब्लिश कर सके। इंडियन आर्मी ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया और इससे चाइनीज आर्मी की सप्लाई भी कट ऑफ हो गई थी। आगे चलकर इस पॉलिसी की वजह से चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच मुठभेड़ हो गई थी और इसी का फायदा उठाकर चीन ने दुनिया के सामने ये हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भारत उनके बॉर्डर्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि रियलिटी में भारत अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों में सिर्फ अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रहा था। अब जब ये मुठभेड़ चल ही रही थी तो इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट को कई सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। पर नेहरू की लीडरशिप वाली भारतीय सरकार नींद में सोई रही और ये सोचती रही कि चीन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, वो भारत पर कभी भी हमला नहीं करेगा। और इसी इग्नोरेंस का फायदा चीन ने उठाया। चीन ने कुछ महीने तक लगातार बॉर्डर्स पर पहले अपनी मिलिट्री बिल्डअप करी और फिर अचानक से 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर दो फ्रंट से हमला बोल दिया। पहला अक्साई चीन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अब क्योंकि इस टाइम पर न तो भारत के प्रधानमंत्री भारत में थे और न ही भारत के रक्षा मंत्री, तो भारत के लिए इस टाइम पर इस हमले का जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ऊपर से भारतीय सेना इसको लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने न सिर्फ अक्साई चीन का एक बड़ा हिस्सा चीन के हाथों गंवा दिया, बल्कि NEFA यानी कि अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से पर भी चीन का कब्जा हो गया। ये दोनों एरिया मिला के इतने बड़े थे कि इसमें पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड समा सकता है। इन दोनों ही फ्रंट्स पर बढ़त बनाने के बाद चाइना की हिम्मत दोगुनी हो गई और चीन के प्रीमियर ने भारत के साथ नेगोशिएशंस के लिए लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अक्साई चीन के बदले NEFA वाला रीजन भारत को हैंड ओवर करने की शर्त रखी, यानी कि भारत का ही हिस्सा कब्जा कर चाइना भारत को ही ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। पर चूंकि भारत में इसको लेकर काफी हल्ला मच चुका था और भारत की जनता और भारत का विपक्ष चीन के इस प्रस्ताव को अपनाने को तैयार नहीं थे, इसीलिए नेहरू को दबाव में आकर इस शर्त को मानने से इनकार करना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ शब्दों में कह दिया था कि चीन के ऐसे किसी भी प्रपोजल को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और इस स्टेटमेंट के बाद चाइना ने भारत के खिलाफ एक फुल फ्लेज वार छेड़ दिया और जवाहरलाल नेहरू, जो कि किसी तरह इस युद्ध को टालना चाहते थे, उनको भी भारतीय सेना को इस युद्ध में फाइट करने की परमिशन देनी पड़ी। करीब 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत किसी भी हाल में जीतने की पोजीशन में नहीं था और अंत में चीन ने इंटरनेशनल प्रेशर में आकर NEFA यानी अरुणाचल प्रदेश के उस हिस्से को तो छोड़ दिया, पर अक्साई चीन वाले हिस्से पर उसका कब्जा हमेशा हमेशा के लिए रह गया। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे जाबाज सेनाओं में से एक माना जाता है, पर उस टाइम की गवर्नमेंट की खराब डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी ने न सिर्फ भारतीय सेना के हाथ काफी समय तक बांध दिए, बल्कि उनके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जहां उनके पास हार मानने या फिर मर जाने के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दरअसल उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट से एक के बाद एक गलतियां हो रही थी, पर उनमें से कुछ बड़ी गलतियों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। पहली गलती, कई बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने इस मामले को यह सोचकर टाल दिया था कि चीन कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। यहां तक कि नेहरू ने तो 1953 में UNSC की सीट का ऑफर मिलने पर इसको ठुकरा दिया और इसको चीन को देने का प्रस्ताव रखा। ऊपर से रक्षा मंत्री VK मेनन इस बात पर फोकस कर रहे थे कि भारत को चीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान से खतरा है। दूसरी गलती, भारतीय सेना कहीं से भी इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इंडियन आर्मी ने चीन के फौजियों से जो युद्ध लड़ा वो सिर्फ अपनी हिम्मत और अपने हौसलों से लड़ा था और हार इसलिए हुई क्योंकि उनके पास ना तो कोई स्ट्रेटेजी थी, ना उनके पास बैकअप था, ना उनके पास सही टाइम पर खाने पीने का सामान पहुंच पाया और ना ही उनके पास ठंड में लड़ने के लिए जैकेट थे, ना ही प्रॉपर बूट्स थे और यहाँ तक कि दुश्मन को मारने के लिए उनके पास गोलियां तक नहीं थी। और इसका कारण ये था कि नेहरू जी को पहले से ही लगता था कि चाइना भारत पर कभी भी अटैक नहीं करेगा और इसीलिए मिलिट्री पर ज्यादा बजट खर्च नहीं करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने बंदूक, गोला बारूद और मिलिट्री के लिए जरूरी सामान बनाने वाले कुछ कारखानों को पहले ही बंद कर दिया था। तीसरी गलती, जवाहरलाल नेहरू का चीन के प्रति उदासीन रवैया। पता नहीं क्यों, लेकिन नेहरू चीन पर इतना अंधविश्वास करने लग गए थे कि चीन से दोस्ती करने के लिए वो उसके किसी भी कदम को सराहने को तैयार थे। सबसे पहले उन्होंने तिब्बत पर कब्जे वाली घटना को इग्नोर कर दिया। इसके बाद
हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दे दिया, पर बदले में उनको चीन से धोखा के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चौथी और सबसे बड़ी गलती, चाइना से मजबूत एयरफोर्स और नेवी होने के बावजूद उन्होंने चीन पर ना तो एयर स्ट्राइक किया और ना ही कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे समंदर में चीन को घेरा जा सके। उस समय हमारी सोच ये थी, सोचिए कि अगर हम सड़क बना लेंगे ना तो चाइना युद्ध करेगा तो उसको आने में आसानी होगी, उससे अच्छा सड़कें मत बना, चाइना घुस नहीं पाएगा। हद है भैया यहाँ पर। और इस तरह एक गलती नहीं बल्कि एक के बाद एक लगातार गलतियों ने भारत को ये युद्ध हारने पर और अक्साई चीन वाला हिस्सा गंवाने पर मजबूर कर दिया।